हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को कवर किया था और आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को पढ़ा था, तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कितने बन पाते हैं उसमें से आप लोगों के। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं वो, तो वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे किसके अंतर्गत आते हैं, यूरोप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस में 1789 तक लुई 16वां था राजा। 1789 तक लुई 16वां यहां का राजा था। फिर इसके बाद नेपोलियन बना, नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर इसके बाद यहां का राजा बना लुई 18वां। लुई 18वां, और ये लुई 16वां और लुई 18वां दोनों भाई थे और दोनों बुर्बो वंश के राजा थे। तो फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये दोनों किस वंश के थे, बुर्बो वंश के थे। तो दोबारा से पहले बुर्बो वंश का राजा लुई 16वां था, फिर नेपोलियन आया, यानी बुर्बो वंश हट गया, और फिर से दोबारा लुई 18वां बुर्बो वंश का राजा आ गया। तो किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी वियना कांग्रेस द्वारा, तो बुर्बो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना से, कार्बोनाडी से, फिलाई कैथोरिया से या डायट से। तो मेजनी का संबंध किससे था, मेजनी का संबंध एक गुप्त संगठन कार्बोनाडी से था। ठीक है, मेजनी का संबंध कार्बोनाडी से था। अगला है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण का जो सबसे बड़ी बाधा थी, दोनों के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन थी, वो ऑस्ट्रिया था, दोनों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर को क्या बनाया था, तो काउंट काबूर को क्या बनाया था विक्टर इमैनुअल, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री नहीं, वो क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, गृहमंत्री नहीं बनाया था। चलिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था, नाविक था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जब पहुंचा था वहां तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटी हुई थी, लेकिन नेपोलियन ने यहां इसको 39 राज्यों में सीमित कर दिया, यानी कि इसको 300 छोटे बड़े राज्यों को जोड़ जोड़कर 39 राज्य बना दिया और इसी को हम लोग जर्मन राइन बोलते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जर्मन राइन की स्थापना की थी। आगे चलेंगे हम लोग, जाल्वे राइन कैसी संस्था थी। तो जाल्वे राइन कैसी संस्था थी, जाल्वे राइन व्यापारियों की एक संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। याद रखेंगे, जाल्वे राइन कैसी संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी किसने दिया था, रक्त और लौह की नीति किसने दिया था। तो बिस्मार्क साहब जो हमारे थे, उन्होंने कहा था कि अब भाषण से आजादी नहीं मिलेगी जर्मनी को, हमें क्या करना पड़ेगा, रक्त और लौह, यानी कि लड़ना पड़ेगा, हमें सेना चाहिए। तो किसने दिया था, बिस्मार्क ने दिया था। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने दी थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी और फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा ही क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का। और यूनान को क्या कहा जाता था, यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता था। जर्मन राइन महासंगठन में कितने राज्य थे, तो महासंघ में कितने राज्य थे, 39 राज्य थे। 300 को जोड़कर क्या कर दिया, 39 राज्य बना दिया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हमारा हुआ था वो कहां हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। दो को संधि द्वारा यूनान का
आजादी हुआ था? पहला तो 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी जिसमें आधी आजादी मिली। फिर 1832 में दूसरी संधि हुई कुस्तुतुनिया की संधि, और इस कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा इसको क्या कर दिया गया? आजाद घोषित कर दिया गया। तो याद रखेंगे 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा यूनान आजाद हुआ था, यूनान को आजाद घोषित किया गया था। कार्बन नाड़ी संगठन किस वर्ष बना? तो कार्बन नाड़ी संगठन जो बना वो किस वर्ष बना था? कार्बन नाड़ी संगठन ये 1810 में बना था। कार्बन नाड़ी का गठन कब हुआ था? 1810 में बना था। अगला प्रश्न हमारा, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1829 में। यूनान के एकीकरण के लिए दो संधि हुई थी, एड्रियानोपोल की संधि हुई थी और दूसरा जो संधि हुआ था वो कौन सा था? दूसरा संधि हमारा था ये तो 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई, 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि हुई थी। कुस्तुतुनिया की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि हुई थी 1832 में। तो दो संधि द्वारा यूनान का एकीकरण हुआ था। तो ये एड्रियानोपोल की संधि जो हुई तो कब हुई थी? 1829 में। अगला प्रश्न हमारा, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? हाँ, तो एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वो रूस और तुर्की के बीच हुई थी। याद रखेंगे इसको, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हमारे जो बिस्मार्क थे उन्होंने 7 सालों के अंदर 3 युद्ध लड़ा था। किस किस के साथ उन्होंने लड़ा था? पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा लड़ा था ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा लड़ा था फ्रांस के साथ। डेनमार्क ऑस्ट्रिया के साथ कहां लड़ा था? तो ऑस्ट्रिया के साथ कहां लड़ा था? सेडोवा में, और फ्रांस के साथ कहां लड़ा था? सेडोन में। तो सेडोन युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। याद रखेंगे, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो हंगरी पर किसका राज था? हंगरी पर ऑस्ट्रिया का राज था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का राज था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो वहां उसके विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस जो था उसने इस रूस विद्रोह को बिल्कुल दबा दिया। आगे चलेंगे हम लोग। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सन 1870 फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वही युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडोन का युद्ध। और कहां हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो फ्रांस के साथ जो उन्होंने युद्ध लड़ा था सेडोन में। तो सेडोन के युद्ध के बाद क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का स्थापना कौन किया? मेजनी किए थे। इन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना की थी। यंग इटली की स्थापना इन्होंने कब की थी? यंग इटली की स्थापना इन्होंने 1831 में की थी, 1831 में। और फिर यंग यूरोप की स्थापना की इन्होंने, और ये कब की इन्होंने? 1834 में। तो दो स्थापना इन्होंने, दो संगठन बनाए थे इन्होंने, यंग यूरोप और यंग इटली, 1831 और 1834 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि तुर्की बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा था, बहुत कमजोर राज्य बन चुका था सैनिक शक्ति के रूप में। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो बिस्मार्क था। बिस्मार्क अकेले ही पूरे जर्मनी का एकीकरण करवा दिया था। आगे चलेंगे हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया था। यानी कि रहेगा तो राजतंत्र, लेकिन राजा संविधान के दायरे में यानी कानूनों में रहकर काम करेगा। तो संवैधानिक राजतंत्र आया था। कौन सा आया था? संवैधानिक राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती कौन बनाया था? लाल कुर्ती हमारे गैरीबाल्डी साहब बनाए थे, जो कि नाविक थे और इन्होंने खुद की एक सेना बनाई थी और उसी सेना का नाम दिया था इन्होंने लाल कुर्ती।
अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किससे माना गया? फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की 1789 की क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन राजा बनते ही नेपोलियन संहिता लागू किया था। नेपोलियन राजा कब बना फ्रांस का? 1804 में, और 1804 में उसने क्या किया? नेपोलियन संहिता लागू किया। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन नहीं था? ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, जर्मनी नहीं था। जर्मनी वियना कांग्रेस में नहीं था। कौन कौन थे? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ये था ऑस्ट्रिया प्रसा, ये सब थे। मैग्यार किस देश की भाषा थी? तो मैग्यार किस देश की भाषा है? मैग्यार हंगरी की भाषा है। हंगरी में मुख्यतः ज्यादातर लोग, हालांकि सब नहीं बोलते, उसमें वहां भाषा के आधार पर कई तरीकों से लोग बटे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः लोग वहां के क्या बोलते हैं? मैग्यार भाषा बोलते हैं। प्रमुख भाषा है वहां की मैग्यार। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था वो था विलियम प्रथम। प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यंग यूरोप की स्थापना तो मेजनी साहब जो थे उन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली दो स्थापनाएं की थी। यंग यूरोप की स्थापना पहले उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, यंग इटली 1831 में, और फिर यंग यूरोप उन्होंने 1834 में इसकी स्थापना की थी। तो दो स्थापनाएं की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हो जाएगी? 1834 में। अगला कहता मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यही वियना कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। याद रखेंगे, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हंगरी की राजधानी कहां है? तो हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। गीजो कहां का प्रधानमंत्री था? गीजो कहां का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो था फ्रांस का प्रधानमंत्री था, और इसको प्रधानमंत्री कौन बनाया था? तो इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था लुई फिलिप। लुई फिलिप साहब जो थे उन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, और इसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई थी। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था, जो कि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक था? तो ये कूटनीतिक था। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था किस स्थापना हुई थी? बताइए, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में, लंदन में, ओडेसा में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा में हुई थी। कहां हुई थी? ओडेसा में। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये जो कथन है कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका था? नेपोलियन का नहीं था, मेटरनिक का था। किसका था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने ये कहा था। चलिए, ओटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। अगला है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी के आंदोलन का जो नेता था वो था कोसुत। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो 1789 की क्रांति के समय वहां बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यहां पर हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब बताइए, आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए? उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSCB।